नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि हम शुरुआत करने वाले थे कंप्यूटर नॉलेज। आज जो है हमारी फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर नॉलेज की, और इसके अंतर्गत जो है हम पटवारी बैच जो शुरू करने वाले हैं। आपको मैंने जानकारी इसकी पिछली वीडियो में दे दी है कि 1 तारीख से हम जो है बैच लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए इसके बारे में शुरुआत करते हैं और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो डेमो रहेगी और 3 दिन तक लगातार डेमो रहेगा। उसके बाद अगर आपको इस कोर्स की सारी वीडियो चाहिए तो आप सारांश आईसीएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पूरा का पूरा बैच जो है परचेज कर सकते हैं। चलिए मैं पहले आपको कंप्यूटर नॉलेज जो कि 20 नंबर का आएगा पटवारी में, उसका सिलेबस आपको एक बार दिखा देता हूं कि हम कौन कौन से चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। तो हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो भैया देखो, हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो होता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि 20 नंबर का क्या आएगा, 20 नंबर का आपका कंप्यूटर का नॉलेज आएगा। यानी कि आपको कंप्यूटर में वो इंपॉर्टेंट चैप्टर आएंगे जो आपको प्रश्न बनाएंगे। भैया 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन, और 20 मार्क्स के आएंगे। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे और आपको इनको जो है तैयार करना है। तो सबसे पहला जो रहेगा आपका चैप्टर वो रहेगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो तो उस सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या पढ़ते हो, उसका बेसिक पढ़ते हो। बेसिक क्या होता है? उसका परिचय होता है। तो हम क्या करेंगे, उसके परिचय को समझेंगे कि भैया कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर के क्या क्या काम होते हैं, किस क्षेत्र में काम किया जाता है, और कंप्यूटर के कुछ बेसिक फैक्ट भी हम देखेंगे। इस चैप्टर को हम पहले कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि भैया कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कि कंप्यूटर कैसे विकसित हुआ। और आज हम जो कंप्यूटर देखते हैं, जो आपका मोबाइल है वो भी एक छोटा कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है ना। और फिर उसके बाद बहुत सारे कंप्यूटर, आप लैपटॉप देखते हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर, कई सारे कंप्यूटर होते हैं। तो इनका विकास कैसे हुआ, ये कहाँ अब पहुंच गए हैं और आगे किस पीढ़ी तक जाने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं जो है आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद में आपको कंप्यूटर के जो घटक होते हैं, आपको पता ही है कंप्यूटर के जो है मेनली 2 घटक होते हैं। जब भी आप किसी कंप्यूटर को देखोगे तो कंप्यूटर में हमेशा 2 चीजें होती हैं, या तो हार्डवेयर का रूप होता है या सॉफ्टवेयर का रूप होता है। कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें होती हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हालांकि ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर में ही आपको मैं बता दूंगा कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो आपको वहां पे मैं बताऊंगा कि भैया 3 कंपोनेंट्स हैं, पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा है डाटा। बट यहाँ पे आपको अलग से चैप्टर जो है आ जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर इसके बाद फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, ये बेसिक में ही रहेगा। फिर इसके बाद सीपीयू, नेटवर्किंग और इंटरनेट जो है आपके सिलेबस में है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसी प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद डाटा हैंडलिंग थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और आइकन्स के बारे में बताऊंगा, टूल बार्स बताऊंगा, सर्च इंजन बताऊंगा, और अदर वन लाइनर्स जो है आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आपके लिए जो है हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज की डेमो क्लास का। तो आज आप जुड़े रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि भैया कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए पहला जो चैप्टर है कंप्यूटर की मूल बातें। कंप्यूटर की क्या पढ़ेंगे अपन? मूल बातें पढ़ेंगे। मूल बातें यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर इसी में ऐड है कि कंप्यूटर के इतिहास भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम कंप्यूटर के इतिहास तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ आज हम क्या करेंगे, आज हम कंप्यूटर की जो मूल बातें हैं यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, ये जरूर कर लेंगे। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो है अपन आज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। देखिए कंप्यूटर के बारे में समझें तो आप एक बात जानिए, कंप्यूटर शब्द कहां से आया। सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि भैया कंप्यूटर शब्द कहां से आया। आप बार बार बोलते हो कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर शब्द है ये शब्द आया है एक ग्रीक भाषा के शब्द से।
किस भाषा के शब्द से आया है? ग्रीक भाषा के शब्द से आया है। और ये जो ग्रीक भाषा है इसमें एक शब्द है जिसका नाम है कंप्यूट। क्या नाम है? कंप्यूट। ठीक है, तो कंप्यूट शब्द से आया है कंप्यूटर। किससे आया है? कंप्यूट शब्द से आया है कंप्यूटर। और ये कंप्यूट शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। क्या होता है? गणना करना। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे तो टू कंप्यूट। ठीक है, यानी कि गणना करना या फिर टू सॉल्व, ये भी बोल सकते हैं इसको, टू सॉल्व। तो ये जो है क्या हो जाएगा भैया? इसका अर्थ हो जाएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया कंप्यूटर जो शब्द है वो किस भाषा से बना है, तो आपको याद रखना चाहिए कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। कहीं कहीं अलग अलग सोर्स में लैटिन भाषा भी मिलता है, लेकिन आप ग्रीक भाषा याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से कंप्यूटर के प्रारंभिक अर्थ से, यानी कि कंप्यूटर के जो शाब्दिक अर्थ से, उससे ही पता चलता है। और कंप्यूटर को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, तो इस बात को भी याद रखना, संगणक बोलते हैं हिंदी में। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? संगणक बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही शुरुआत में एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया है कि कंप्यूटर जो शब्द है वो किस शब्द से बना है, तो आप याद रखिएगा कंप्यूट शब्द से बना है। दूसरा जो है कंप्यूटर शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो वो लिया गया है ग्रीक भाषा से। दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं और हिंदी में इसको संगणक बोलते हैं। अब भैया कंप्यूटर होता क्या है? तो आपने बचपन से कभी भी, अभी बड़े हो गए हैं इतने आप, तो आपने कभी भी कंप्यूटर तो जरूर देखा होगा, लैपटॉप भी देखा होगा, और मोबाइल जिसमें आप वीडियो देख रहे हो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो आखिरकार कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब चीजों को जो है बेसिक जो है आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर आखिरकार होता क्या है, क्या होता है। तो ये देखिए आप, ये कंप्यूटर है, पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, दो शब्द आपके दिमाग में आएंगे, पहला आएगा कंप्यूटर, दूसरा आएगा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर जो शब्द है वो क्या दर्शाता है भैया? एक मशीन को दर्शाता है जो कि क्या कर सकती है? कंप्यूट कर सकती है, यानी कि गणनाएं कर सकती है और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकती है, ये सारे काम कर सकती है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, इसे बोलते हैं कंप्यूटर। बट जब कंप्यूटर में ये सारी चीजें शामिल हो, कौन? आउटपुट डिवाइस भी शामिल हो, इनपुट डिवाइस भी शामिल हो, सिस्टम यूनिट भी शामिल हो, सारे पेरिफेरल डिवाइस शामिल हो, तो ये क्या कहलाती है? कंप्यूटर सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर सिस्टम कहलाती है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ना, उसमें सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। जबकि कंप्यूटर अगर शब्द यूज करें तो कंप्यूटर का जो है थोड़ा सा व्यापक अर्थ होता है भैया, बहुत सारे उपकरणों को कंप्यूटर बोला जा सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम ये है। और ये देखो, ये लैपटॉप है, आपने देखा हुआ है। तो भैया आप इसको परिभाषित करें कि भैया आखिरकार कंप्यूटर होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा नहीं कि फोटो आ गया, आपसे बोल दिया ये क्या चीज है, आपने बोल दिया सट से कंप्यूटर है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन बनेगा कि भैया कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, तो आपके ऑप्शंस में रहेगा एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप आंसर लगा दोगे। तो आपका क्वेश्चन जो है वो डिमांड कर रहा है कि भैया आप क्वेश्चंस के रूप में पढ़ो। तो कंप्यूटर की जो परिभाषा है उसमें भी पहली लाइन यही लिखी होती है कि कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इस बात को आपको रट लेना है कि कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब ये करती क्या है भैया ये जो मशीन है? क्योंकि आपने हर एक जगह मशीन देखी है, 3 इडियट की डायलॉग को आप याद करोगे तो अप डाउन जो है, हर एक जगह हम मशीनों से घिरे हुए हैं। तो उसी प्रकार से कैसी है भैया ये? स्वचालित। स्वचालित मतलब खुद से काम कर सकती है। खुद से काम इन द सेंस हम उनको निर्देश देंगे, थोड़ा सा हमने निर्देश दिया, हमने बोला कि भैया ये काम कर दो, उसने कर दिया, स्वचालित कहलाया। तो स्वचालित काम क्या होता है? मतलब हमने निर्देश दिया, बाकी का पूरा काम वही कर लेगी, हमने केवल निर्देश दिया है। तो ये जो चीज है वो स्वचालित कहलाएगी। इलेक्ट्रॉनिक क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी। तो एक ऐसी मशीन जो स्वचालित है और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर।
ठीक है। अब कंप्यूटर में ये वाला कंप्यूटर अकेला मत समझ लेना आप, ये भी एक कंप्यूटर है, आपके हाथ में जो है वो भी एक कंप्यूटर है, और आप जो बड़े कंप्यूटर्स देखते हो, बड़े बड़े बिल्डिंगों में देखते हो, वो भी कंप्यूटर ही है, और ये जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी एक कंप्यूटर ही है। चलिए, तो ये क्या करता है, जो भी डाटा होते हैं आपके पास, अब भैया आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि डाटा क्या होता है। देखो क्या होता है कि डाटा यानी कि आपने कहीं भी गए, किसी जगह गए, एक जगह मान लो आप गए, और वहां पे जाके क्या किया आपने, वहां पे जाके आपने कुछ तथ्यों को एकत्रित किया। ठीक है, मान लीजिए आप एक खेत में गए, अब एक खेत में गए तो वहां पे आपने देखा कौन कौन सी फसलें बोवाई हुई है। ठीक है, सारी फसलों की बुवाई देख ली। ठीक है, फिर उसके बाद कब कौन सी बोई गई थी वो देख लिया, और ऐसे बहुत सारे तथ्यों को आपने एकत्रित कर लिया, लेकिन वो तथ्य कैसे हैं, अव्यवस्थित हैं, व्यवस्थित नहीं है, सिस्टमेटिक रूप में आपने जमाए नहीं है। वो जो तथ्य हैं वो कैसे हैं, सिस्टमेटिक नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे। अब जो डाटा है वो निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण, मतलब जो डाटा है उसको आप क्या करो, अपने कंप्यूटर में डालो या मोबाइल में डालो, जो भी है कंप्यूटर ही है, तो उस डाटा को आपने अपने कंप्यूटर में डाला। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद बोलोगे कि भैया इस डाटा को क्या किया जाए, इस डाटा को अब किया जाए प्रोसेस। तो प्रोसेस करने के लिए आप क्या देते हो, कंप्यूटर को निर्देश देते हो। आगे इसकी परिभाषा भी बताऊंगा कि निर्देश होता क्या है, लेकिन अभी आप जानिए कि डाटा को जो है उपयोगी बनाने के लिए, क्योंकि डाटा जो है सिस्टमैटिक जमा हुआ तथ्यों का जाल नहीं है, असिस्टमैटिक है, यानी कि अव्यवस्थित तथ्यों को ही डाटा बोलते हैं। जब इनको व्यवस्थित किया जाएगा तभी उपयोग किया जा सकेगा। एक बार आपको फिर से अच्छे से समझाता हूं कि आपके पास तथ्य हैं, क्या है, तथ्य हैं। कैसे तथ्य हैं, अव्यवस्थित तथ्य हैं। तो अव्यवस्थित क्या है भैया, आपके पास तथ्य हैं। तो अव्यवस्थित तथ्यों को जब आपने क्या किया भैया, एकत्रित किया, तो वो क्या कहलाएंगे, डाटा कहलाएंगे। ठीक है, अब इस डाटा को क्या करना है, आपको इस डाटा को उपयोगी बनाना है। ठीक है, कैसा बनाना है, उपयोगी बनाना है, क्योंकि ये जो अव्यवस्थित तथ्य हैं ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये जो डाटा है इसमें ऊपर नीचे कोई चीजें हैं, तो आप यूज नहीं कर पा रहे हो। तो जब आपको यूज करना है तो आपको उपयोगी बनाना पड़ेगा, और उपयोगी बनाने के लिए इस डाटा को आपको किस में डालना पड़ेगा, कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। तो भैया एक काम करो, इसको कंप्यूटर में डाल देते हैं। ठीक है भैया, हमने डाटा जितना भी लाए थे हम, या डाटा का मतलब है अव्यवस्थित तथ्यों का संग्रह है, तो अव्यवस्थित तथ्यों को हमने क्या कर दिया भैया, कंप्यूटर में डाल दिया। अब कंप्यूटर को हमने निर्देश दिया, हम यूजर हैं, हम यूज करेंगे कंप्यूटर को, और हमने क्या दिए, निर्देश दिए। निर्देश दिए कि भैया कंप्यूटर महाशय एक काम कीजिए, आप इस डाटा को इस रूप में परिवर्तित कर दीजिए ताकि हम इसका इस रूप में उपयोग कर पाए। हमने इसको निर्देश दिया कंप्यूटर को। ठीक है, तो कंप्यूटर ने निर्देश को स्वीकार किया, पहली बात। दूसरा, डाटा को स्वीकार किया। तो कंप्यूटर ने कितनी चीजें स्वीकार करी, डाटा को स्वीकार किया और निर्देश को स्वीकार किया। तो पहली चीज ये समझ में आई। अब जैसे ही हमने डाटा के बाद निर्देश दिया तो कंप्यूटर क्या करेगा, अब प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। अब प्रोसेसिंग करेगा मतलब क्या है, इस डाटा को जो आपने इसके भीतर डाला है, इस डाटा को उपयोगी बनाएगा। क्या करेगा, उपयोगी बनाएगा। तो अब भैया प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, दिए गए डाटा को उपयोगी बनाने की विधि है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि प्रोसेसिंग क्या है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि दिए गए डाटा और निर्देशों को उपयोगी बनाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए प्रोसेसिंग है। अब प्रोसेसिंग होने के बाद क्या करेगा भैया, जो भी आपके उपयोगी चीजें हैं वो आपको आउटपुट के रूप में जो है दे देगा सामने। तो कंप्यूटर ऐसे काम करता है, और यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि जो डाटा को मैंने आपको बताया, देखो इसको डाटा को लेगा पहली चीज, दूसरी तरफ निर्देशों को लेगा, दोनों चीजों को लेगा। तो जो डाटा को और निर्देशों को इनपुट के रूप में, इनपुट का मतलब होता है अंदर डालना,
तो इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और निर्देशों के अनुरूप क्या करता है, उनका विश्लेषण करता है कि भैया हमने क्या क्या निर्देश दिया कि इस डाटा को इस रूप में परिवर्तित कर दो ताकि हम ऐसे उपयोग कर पाए। तो भैया इसको क्या करता है, विश्लेषण करता है। फिर उसके बाद जो आवश्यक परिणाम होते हैं, जो आपको चाहिए होते हैं, वो आउटपुट के रूप में आपको प्रदान कर देता है। तो ये कहलाता है कंप्यूटर, और ये प्रत्येक कंप्यूटर का कार्य होता है जो वो करता है, और यही इसकी बेसिक परिभाषा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया एक ऐसी स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डाटा और निर्देशों को ग्रहण करके प्रोसेस करके आवश्यक परिणाम देती है, क्या कहलाती है, तो आपके ऑप्शन में कंप्यूटर रहेगा और आप कंप्यूटर को जो है टिक लगा देंगे, आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन पे भी चलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब क्या होता है, ये डाटा है, ठीक है, डाटा है, ये डाटा है, दाता नहीं है, दाता तो दानी होता है, लेकिन ये तो है डाटा, ठीक है, क्या है, ये डाटा है। तो जो डाटा है और जो निर्देश हैं और वो जो परिणाम है, इन तीनों को स्टोर करने की भी दम रखता है कौन, कंप्यूटर। देखो आपने डाटा डाला वो भी स्टोर हो गया, आपने जो निर्देश दिया वो भी स्टोर हो गया, जो आउटपुट के रूप में आपको प्राप्त हुआ वो भी स्टोर हो गया। तो तीनों चीजें स्टोर करने की दम भी रखता है कौन, कंप्यूटर। तो ये है भैया कंप्यूटर। अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या होगा, कंप्यूटर एक क्या होती है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाएं कर सकती है। ये घटनाएं की जगह पे क्या होगा, गणनाएं होगा। तो अनेक प्रकार की गणनाएं ये जो है कर सकती है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये है आपका कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखोगे कि भैया हमको अब पता चल गया कि कंप्यूटर के कुछ बुनियादी कार्य हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से रीमेमोराइज करा देता हूं भैया, क्या करा देता हूं, आपको मेमोराइज करा देता हूं कुछ चीजें। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक पहला पॉइंट, भैया डाटा क्या होता है। डाटा क्या होता है, तो डाटा अव्यवस्थित तथ्यों का संग्रह क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है, डाटा कहलाता है। ठीक है, ये चीज आप जान लो, आगे आपको पता चल जाएगी। बाकी आपको अभी बता देता हूं क्यों, क्योंकि आपको कभी दिक्कत ना आए। दूसरी चीज निर्देश। निर्देश क्या चीज होती है भैया, तो निर्देश यानी कि वो चीज होती है, वो आदेश होता है जो आप कंप्यूटर के देते हो ताकि कंप्यूटर क्या कर सके, उसके अनुसार कार्य कर सके। तो यूजर के अनुसार यानी कि क्या होगा, डाटा कहलाता है। ठीक है, तो निर्देश क्या होता है, उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए आदेश क्या कहलाते हैं, निर्देश कहलाते हैं, जिनके अनुसार क्या करता है कंप्यूटर कार्य करता है, ये कहलाते हैं निर्देश। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है प्रोसेस। प्रोसेस यानी कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर द्वारा डाटा तथा निर्देशों को उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, और चौथी जो चीज हो जाएगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाएगी, प्रोसेस के बाद आपकी इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। ठीक है, सूचना क्या होती है भैया, तो सूचना जो है वो व्यवस्थित तथ्यों का संग्रह होती है, तथ्यों का संग्रह होती है। तो अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये चार चीजें आपको आगे भी आती रहेंगी तो ये परेशान करती रहेंगी। तो चारों की चारों चीजों का आप जो है देख सकते हो कि डाटा क्या होता है, अव्यवस्थित तथ्यों का संग्रह डाटा कहलाता है।
निर्देश क्या होता है, अब उपयोगकर्ता जो डाटा को उपयोगी बनाने के लिए जो आदेश देता है कंप्यूटर को, भैया कि इसको इस तरीके से उपयोगी बना दो, तो ये कहलाता है निर्देश। फिर तीसरी चीज होती है प्रोसेस, यानी कि कंप्यूटर द्वारा डाटा तथा निर्देश को उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है निर्देश। और चौथी होती है सूचना, जो व्यवस्थित तथ्यों का संग्रह होती है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके माध्यम से अनेक गणनाएं संपन्न की जा सकती हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ये परिभाषा है। तो इसी के अनुसार क्या होता है कि बहुत सारे इसके बेसिक कार्य निकल कर आते हैं। 4 कार्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक कार्य होते हैं 4। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पटवारी के एग्जाम में कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक बेसिक कार्य नहीं है, तो इन 4 में से अगला जो आएगा वो हटके रहेगा और इन चारों के अलावा जो रहेगा वही आंसर रहेगा। तो पहला इसका कार्य क्या होता है, डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना। तो भैया ऐसी बात है कि भैया डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, मैंने आपको बता ही दिया है कि हम कंप्यूटर के भीतर डाटा डालते हैं, तो डाटा के बाद हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, और निर्देश देने के बाद क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट देता है, और वही आउटपुट जो है हमारे लिए परिणाम होता है। तो डाटा को, यानी कि दिए गए डाटा को क्या करता है, निर्देशों के अनुसार प्रोसेस भी करता है और फिर उसके बाद उसको सूचना में बदल देता है। फिर उसके बाद डाटा और सूचना को, ये डाटा है, डाटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर भी करके रखता है। तो 3 काम पहले देख लीजिए। पहले डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, फिर उसके बाद डाटा और निर्देश के अनुसार उसे प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तित करता है, फिर उसके बाद तीसरा उसे भविष्य के लिए स्टोर करके भी रखता है, और चौथा और अंतिम कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूचना का विश्लेषण कर इनपुट के रूप में प्रदान करता है। तो आउटपुट के रूप में आपको ये प्रदान करता है ताकि आप इसका उपयोग कर सकें। ये इसके बुनियादी कार्य होते हैं और इन्हीं के अनुसार ये कार्य करता है। तो अब देखो, जो बुनियादी कार्य हैं उनके आधार पर कंप्यूटर के कितने घटक बन जाएंगे, 3 घटक बन जाएंगे। कितने घटक बन जाएंगे, 3 घटक बन जाएंगे। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर वर्क के इनपुट लिया, इनपुट को क्या किया, प्रोसेस किया और आउटपुट दिया, और प्रोसेस करने के लिए जो आउटपुट है और जो इनपुट है इन दोनों को स्टोरेज के रूप में जो है प्रोसेस के टाइम पे स्टोरेज के रूप में रख लेता है। ये चीज कहलाती है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कि भैया मैं अभी शुरुआत से ही आपको बार बार बताते आ रहा हूं कि कंप्यूटर में इनपुट के रूप में आपने डाटा दिया, डाटा को उसने निर्देशों के अनुसार प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद क्या हुआ, वो आपको जो है आउटपुट प्राप्त हुआ। और यही मैं आपको बार बार डायग्राम में भी बता रहा हूं और आपको डायग्राम में भी समझ लेना चाहिए। एक बार लास्ट टाइम आपको बता रहा हूं कि आपने डाटा दिया, किसको दिया डाटा, आपने दिया डाटा कंप्यूटर को, कंप्यूटर को आपने डाटा दिया, कंप्यूटर को डाटा देने के बाद क्या होगा, आप इस कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त कर लोगे, यानी कि सूचना के रूप में आप इसको प्राप्त कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या देना पड़ेंगे, यहां से निर्देश देना पड़ेंगे। और यही जो सिस्टम है पूरा का पूरा, ये कहलाती है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। और इसी के आधार पर प्रत्येक कंप्यूटर कार्य करता है, इसी आधार पर हर एक कंप्यूटर का काम जो है वो चलता है। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक। ये जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का अलग चीज होती है। कंप्यूटर में आपके में हाथ में जो फोन है वो भी एक कंप्यूटर है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी एक कंप्यूटर है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो इसमें क्या होता है, सारे पेरिफेरल डिवाइस भी इसमें शामिल हो जाते हैं, हार्डवेयर भी इसमें शामिल हो जाता है, सॉफ्टवेयर भी इसमें शामिल हो जाता है। तो प्रत्येक चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो 2 मेनली घटक दिखाई देते हैं वो होते हैं 2। पहला होता है हार्डवेयर, ठीक है, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो भैया आपने सर तीसरा क्यों लग रखा है, क्योंकि भैया तीसरा डाटा भी होता है जिसे इसके भीतर स्टोर किया जाता है और ये इसी के आधार पर जो है काम कर पाता है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर में जो भी चीज होंगी वो 2 तरीके से हो सकती है, पहली हार्डवेयर के रूप में हो सकती है, दूसरी सॉफ्टवेयर के रूप में हो सकती है, 2 ही तरीके से हो सकती हैं। बट हमको कार्य करने के लिए तीसरा घटक भी चाहिए होता है जिसे बोलते हैं डाटा।
तो कंप्यूटर के मेनली कितने घटक होते हैं आपको याद रखना होगा। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है डाटा। आगे इनको अपन डिटेल में करेंगे। पहले आपको यहाँ पे फोटो में देख लीजिए हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो आप ये जो देखोगे सीपीयू दिखाई दे रहा है, मॉनिटर दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, साउंड और ये जो चिप वगैरह दिखाई दे रही है, प्रिंटर दिखाई दे रहा है, ये क्या है भैया, हार्डवेयर है। जबकि ये जो सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं विंडोज, एंड्रॉइड, मैकेफी, क्रोम, गूगल, जीमेल, जावा, पावर पॉइंट, वर्ड पैड, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ये आपके जो है सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, अब देखिए हार्डवेयर होता क्या है। तो हार्डवेयर का मतलब है एक ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम छू सकते हैं और छूकर उसे महसूस कर सकते हैं। तो हम वह मशीनी भाग जिसे हम छू सकते हैं क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया वो मशीनी भाग जिसे हम छू सकते हैं क्या कहलाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इनमें से कोई ही नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए हार्डवेयर। जैसे कि आपके एग्जाम्पल देखें तो कीबोर्ड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, माउस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मॉनिटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोसेसर, जो आपको मैं इधर फोटो में बता के आया हूं, पूरे के पूरे एग्जाम्पल जो है वहां पे जड़ दीजिएगा तो यही क्या हो जाएंगे भैया, आपके आंसर हो जाएंगे कि भैया ये हार्डवेयर के जो है एग्जाम्पल हैं। चलिए अब देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर भैया क्या होता है, सॉफ्टवेयर देखो जैसे आपका ये शरीर है, तो ये तो भौतिक चीज है, इसे आप छू सकते हो, लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है क्या उसे आप छू सकते हो, क्या नहीं छू सकते। या फिर इसके भीतर जो बुद्धि है या जो फीलिंग्स हैं उनको आप छू सकते हो क्या, उन्हें महसूस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं सॉफ्टवेयर। तो इसी शरीर के जैसे होता है कंप्यूटर में, जो मशीनी भाग हम छू सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर। वही जो चीज हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं सिंपल भाषा में। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में तो ऐसे नहीं समझा सकते। तो कंप्यूटर की भाषा में मैं आपको बताता हूं कि भैया आखिरकार क्या होते हैं ये। तो देखो जो निर्देश हैं, निर्देश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निर्देश को इंग्लिश में बोलते हैं, आप याद रखिएगा, निर्देश को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बना दो। क्या बना दो भैया, सेट बना दो। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम जो है वो क्या क्या होता है, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि आपको मान लीजिए कोई कार्य संपन्न कराना है कंप्यूटर से, जैसे मान लीजिए आपको पीपीटी तैयार करवानी है, या फिर आपको क्या करना है, अपना जो किसी भी स्कूल के रिजल्ट है, बच्चों का रिजल्ट है, उसको क्रम वाइज रैंकिंग प्रदान करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लिक में जो है आपका पूरा काम हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा एक सेट बनाना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस का, कि भैया ऊपर जो है वो सबसे ऊपर कौन से आना चाहिए जिसके सबसे ज्यादा नंबर है, बीच में कौन से आना चाहिए एवरेज वाले, सबसे नीचे कौन से आना चाहिए जिनके सबसे कम मार्क्स हैं। तो ये जो है निर्देशों का आप सेट तैयार करोगे, इस निर्देशों के सेट को बोलते हैं प्रोग्राम। अब क्या होता है, प्रोग्राम से भी काम नहीं चलता भैया, प्रोग्राम को भी और विकसित करोगे और बहुत सारे प्रोग्राम का एक सेट बना लोगे। ठीक है, तो प्रोग्राम्स का सेट जो है होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। देखिए कि अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। कैसे, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, उन बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को हमने एक बंडल में पैक किया। आपको डायग्रामेटिकली बताता हूं कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। ऐसे एक गोला ले लिया हमने, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही मैंने क्या किया, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ले लिए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये इंस्ट्रक्शन ले लिए और इनका एक सेट बना दिया, एक समूह बना दिया। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी कि क्या कहलाएगा, ये अनुदेश, ये कहलाएगा निर्देश। निर्देश या फिर अनुदेश जो भी बोल दो, दोनों शब्द एक ही हैं।
ठीक है। अब इनका एक सेट बना दिया, इसे बोलेंगे प्रोग्राम। क्या बोलेंगे इसको? प्रोग्राम बोलेंगे, हिंदी में भी प्रोग्राम ही बोलेंगे। अब बहुत सारे प्रोग्राम ले लिए मैंने, बहुत सारे प्रोग्राम ले लिए, बहुत सारे प्रोग्राम ले लिए, और बहुत सारे प्रोग्रामों को पकड़ के मैंने क्या किया, इसके भीतर ये निर्देश है, ठीक है, इनके भीतर ये निर्देश है। तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम ले लिए, और बहुत सारे प्रोग्राम जो है ले लिए, उनके भीतर जो है निर्देश हैं बहुत सारे, है ना। तो ये इस प्रकार से मैंने ले लिए और इनको सेट कर दिया। अब ये जो चीज कहलाएगी, ये कहलाएगी सॉफ्टवेयर। इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, और अगली लाइन में भी आपको यही मिलेगा, और क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है। तो अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। अब कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे निर्देश होते हैं, बहुत सारे आदेश होते हैं, सेट होता है पूरा का पूरा, एक क्लिक में पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है समझ जाता है कि क्या चीज करना है और कैसे करना है, इसलिए ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। अब तीसरी चीज होती है डाटा। तो मैंने आपको बताया है अव्यवस्थित तथ्यों का समूह जो है वो डाटा कहलाता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि कच्चे तथ्यों यानी कि रॉ फैक्ट और सूचनाओं को अव्यवस्थित संकलन क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। और डाटा जो है कोई सार्थक निष्कर्ष आपको नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि डाटा अव्यवस्थित होता है, आप उससे कोई भी सार्थक निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो केवल और केवल देखने के लिए होता है, ठीक है। जैसे यूजर है, यूजर क्या करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, निर्देश देगा या बोलेगा, उस पर क्लिक करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो बताएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर हार्डवेयर पे पहुंचेगा और आपको जो है इस प्रकार से प्रक्रिया पूरी की पूरी देखने को मिलेगी, और इनपुट आउटपुट इस तरीके से चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि डाटा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो डाटा के कितने प्रकार होते हैं? डाटा के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है संख्यात्मक डाटा और दूसरा होता है चिन्हात्मक डाटा। इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं, तो डाटा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्यात्मक डाटा और दूसरा होता है चिन्हात्मक डाटा। इंग्लिश में होते हैं न्यूमेरिकल डाटा और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। तो देखिए संख्यात्मक डाटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, तो अंकों से बना डाटा जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की जो चीजें शामिल होती हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, संख्यात्मक डाटा बोलते हैं, न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं। वहीं इस डाटा पर हम अंक गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, इसी डाटा के माध्यम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो विद्यार्थी है, एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, विद्यार्थी है या कोई कर्मचारी है, उसका वेतन हो गया, या फिर आपके स्कूल हो गया, स्कूल में बहुत सारे बच्चों के अंक होगा, या किसी का फोन नंबर हो गया, या कोई भी चीज हो गई जो क्या है भैया संख्याओं के रूप में है। संख्याएं मतलब कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों के बीच में है, तो वो क्या कहलाता है, संख्यात्मक डाटा कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और आंकड़े जो होते हैं, जैसे कि आप आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पढ़ते हो, बजट के आंकड़े पढ़ते हो, वो इसी आधार पर जो है निर्धारित की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो चिन्हात्मक डाटा पता चलेगा। चिन्हात्मक डाटा क्या होता है, तो ये अक्षरों, अंकों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बस में इसमें देखो, ये रहा अव्यवस्थित रूप, ये रहा व्यवस्थित रूप, ये डाटा इंफॉर्मेशन का अंतर है, आगे बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आप देखिए कि भैया चिन्हात्मक क्या होता है। चिन्हात्मक में आप चिन्हों का भी उपयोग करते हो, अल्फाबेट्स यानी कि ABCD का भी उपयोग करते हो आप, और उसके अलावा आप अंकों का भी इसमें जो है उपयोग करते हो। ये कहलाता है आपका चिन्हात्मक डाटा या फिर अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। अब इसमें तुलना भी की जा सकती है भैया, ठीक है। जैसे कर्मचारियों का पता है, अब कर्मचारियों का जो पता है वो क्या होता है भैया, चिन्हात्मक डाटा कहलाता है, या फिर आपको बोले तो अल्फा न्यूमेरिकल डाटा कहलाता है। और ये वही चीज लिखी हुई है, आपने रॉ डाटा डाला किसके भीतर, कंप्यूटर के भीतर इनपुट के रूप में, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और आउटपुट दे दिया। आउटपुट किसके रूप में दिया, इंफॉर्मेशन के रूप में दिया, और ये आप यूजर बैठे हुए, वही चीज है। ये आपके पास डाटा है, इसको आपने कंप्यूटर में डाला, प्रोसेसिंग सिस्टम ने प्रोसेस कर दिया और आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गई।
यही चीज है। और डाटा इंफॉर्मेशन में यही अंतर है कि डाटा जो है वो अव्यवस्थित है। देखो इसको याद करने में बहुत कठिनाई होगी, लेकिन इसी को आप एक पर्सन के फोन नंबर में ऐसे डिवाइड कर दो तो इसको 3 टुकड़ों में बांटने के बाद जो है आपको याद करने में आसानी होगी और सरल होगा। यही चीज आपको बताना चाह रहा था। तो आपको 2 फैक्ट और मैं बताना चाहूंगा। पहला फैक्ट जो है वो है सूचना, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डाटा को उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण किया जाता है और संकलन के बाद प्राप्त किए गए तथ्यों को सूचना कहते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि हमने जो है डाटा को उपयोगिता के आधार पर जो है प्राप्त किया है ना, आधार पर विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा कि भैया हमने डाटा डाला कंप्यूटर में, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के बाद जो प्राप्त हुआ वो क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। मैंने आपको बता दिया है। अब डाटा को हम डालेंगे, प्रोसेस करेंगे और सूचना प्राप्त हो जाएगी। ये आपको फोटो में पिछली बार भी बताता आया हूं, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी चीज है सूचना प्राप्ति। आवश्यकता अनुसार जब आप सूचना को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हो, तो आपको मैंने बताया था कि भैया कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को, निर्देशों को और किसको, सूचना को अपने भीतर स्टोर करने की दम रखता है। ये इसका एक बुनियादी कार्य भी है। तो इस बुनियादी कार्य के तहत आप सूचना को जो है, स्टोर की गई सूचना को दोबारा प्राप्त करते हो। तो दोबारा जब प्राप्त करते हो तो उस विधि को क्या बोलते हैं, जब आप इसमें दोबारा प्राप्त करते हो तो इसे इंग्लिश में जरूर याद करना, इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। जब आप जो स्टोर की गई सूचना है उसे दोबारा प्राप्त करते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल बोलते हैं। अब देखो अनुदेश मैंने आपको बता दिया है। निर्देश या अनुदेश या इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए जो आदेश होते हैं वही कहलाते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर को दिए गए अनुदेशों का समूह, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक बार फिर से बता देता हूं, इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको मैंने चित्र बना के भी बता दिया है। इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस का आप क्या करोगे, एक सेट तैयार करोगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोग्राम। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या कहलाएगा, प्रोग्राम का समुच्चय क्या कहलाएगा, जो कंप्यूटर को विभिन्न कार्यों को सफल क्रियान्वयन के लिए होता है। तो प्रोग्राम को क्या करेंगे, अपन सेट तैयार करेंगे और उससे क्या बोल देंगे, हम सॉफ्टवेयर बोल देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो तथ्यात्मक डाटा है ये प्रोसेस होकर तैयार हो जाएगा सूचना के रूप में। अब आपने ये कंप्यूटर के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, तो कुछ विशेषताएं आपके सामने आई हैं कंप्यूटर की, और वो विशेषताएं आपके सामने ये रही भैया। तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे गति। देखो आप जब कंप्यूटर को निर्देश देते हो या आदेश देते हो, फिर उसके बाद कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर किसी भी गणना को, जैसे आपने जोड़ घटाव गुणा भाग ही कर लो, मान लो सिंपल ही ले लें, तो आप अगर 5255 का गुणा अगर 5 से करो तो आपको डिफिकल्ट पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। बट अगर आपने कंप्यूटर में ये इंस्ट्रक्शन के रूप में डाला और एक क्लिक किया तो आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगा इसका गुणा। तो गति तो बहुत होती है भैया, कितनी होती है, गति बहुत होती है। और इस गति को कैसे नापते थे, 10⁻⁹ सेकंड में नापते थे, 9 पर सेकंड, यानी कि कितनी गति होती थी इनकी, नैनो सेकंड में गति नापते थे। वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में ये जो है बहुत और स्पीड से काम करने लगा है। तो मिप्स नाम की चीज आ गई है, मिप्स में क्या हो गया है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि 10 लाख तक जो है, 1 लाख 10 लाख तक के जो है एक बार में क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करके उन्हें फॉलो करके उन्हें परिवर्तित कर सकता है आपके अनुसार। तो ये जो चीज है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में भी नापते हैं। और आप देखोगे आगे हम जब पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर में तो फ्लॉप्स में, पेटाफ्लॉप्स में भी जो है इसकी गति नापी जाती है। चलिए अगली जो विशेषता है वो स्वचालित है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है। स्वचालित मशीन का मतलब है खुद से काम करती है, आपको केवल निर्देश देना है, आपको बीच में कोई रोक टोक नहीं करनी है, अपने आप खुद से पूरा काम कंप्लीट करके आपको दे देगी। ठीक है,
फिर उसके बाद तीसरी चीज है त्रुटि रहित कार्य होता है। इसमें त्रुटि बिल्कुल नहीं होती है। कब होती है त्रुटि? या तो आपने निर्देश गलत दिया है, या फिर आपने डाटा की एंट्री गलत की है, या फिर जो कंप्यूटर है वो वायरस से संक्रमित है। ये तीन कारण हो सकते हैं जब त्रुटि हो सकती है। बल्कि त्रुटि की संभावना नगण्य होती है। आपका कंप्यूटर जो है वायरस से संक्रमित हो या फिर आपके निर्देश में गलती हो, तभी ऐसी घटना हो सकती है। चौथी चीज जो हो जाएगी वो स्थायी भंडारण क्षमता है। भैया स्थायी भंडारण क्षमता का मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर में रैम है, रोम है, या फिर मैग्नेटिक टेप है, या फिर अर्धचालक से बनी कोई ऐसी जो मेमोरी है वो चिप लगी हुई है, जो क्या कर सकती है, आपके डाटा को लंबे समय तक स्थायी रूप से भंडारित करके रख सकती है। ये जो विशेषता है ये कंप्यूटर की होती है। अगली जो विशेषता हो जाएगी वो विशेषता है विशाल भंडारण क्षमता। ये विशाल भंडारण क्षमता का मतलब क्या है कि आप आज देखोगे तो बाइट में, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, टेराबाइट में ऐसे करके जो है मेमोरी स्टोर की जाती है। और ये मेमोरी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इसकी विशाल भंडारण क्षमता जो है वो होती है। अगली चीज हो जाएगी विविधता, जल्द निर्णय लेने की क्षमता। दो चीजें देखो, एक तो इसमें विविधता होती है, तो यानी कि बहुत सारे कार्य जो है एक साथ कर सकता है, मतलब एक कार्य को नहीं करता है, बहुत सारे कार्य करता है, केवल गुणा भाग ही इसका कार्य नहीं होता है। इस बात को याद रखना है। उसके अलावा जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है। भंडारित सूचना को तीव्र गति से हम प्राप्त कर सकते हैं, जो इसमें भंडारित की गई है उसी को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा स्फूर्ति इसमें होती है, यानी कि बहुत तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। गोपनीयता इसमें होती है और कार्यों की एकरूपता होती है। विश्वसनीयता होती है और कागज के प्रयोग में भी इसमें जो है कमी होती है। कैसे होती है कागज का प्रयोग? भैया अपन कागज का उपयोग नहीं करते, डिजिटल रूप में आपको क्लासेस मिल रही हैं, आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में मिल रहे हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है कि कागज के प्रयोग में कमी आएगी, आपकी विश्वसनीयता रहेगी, आपके कार्य में एक रूपता रहेगी। जैसे मनुष्य होता है, वो एक कार्य को बार बार करे तो अगली बार त्रुटि हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से अगर एक ही कार्य बार बार कितनी भी बार करवाओ तो कंप्यूटर एक रूपता ही रखेगा। ये इसकी विशेषता है। गोपनीयता भी इसकी विशेषता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया कंप्यूटर की इनमें से कौन सी विशेषता है या फिर कंप्यूटर में कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये पॉइंट आपको थोड़े से देख लेने चाहिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भैया कौन सी चीज इसकी विशेषता है और कौन सी नहीं है। इस प्रकार से जो है आप कर सकते हो। ये देखो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंग्लिश में आपको मिल गए हैं। स्टोरेज होती है, स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, डिलीजेंस होता है, वर्सैटिलिटी होती है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग होती है, नो आईक्यू होता है, नो फीलिंग होती है, यानी कि इसके अंतर्गत सीमाएं नहीं होती हैं। अब कुछ फैक्ट हैं भारत के संबंध में। पहला फैक्ट है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम जो प्रयोग है वो कब किया गया था? 16 अगस्त 1986 को किया गया था और ये बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम जो है कंप्यूटर का प्रयोग कब किया गया था, तो आप याद रखिएगा 16 अगस्त 1986 को किया गया था। और कहां से किया गया था? तो बेंगलुरु का एक प्रधान डाकघर था, वहां से किया गया था। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है, तो ये है नई दिल्ली का। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो हैं वो फेवरेट हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट आईएमपी हैं, 5 स्टार आप लगा लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग जो है 16 अगस्त 1986 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में हुआ था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है, तो ये नई दिल्ली का है। ठीक है, चलिए उसके बाद कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं। कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएं हैं भैया, ये देख लीजिए। तो आपको पता है कि कंप्यूटर में बुद्धि खुद की नहीं होती है, आपको निर्देश देना पड़ता है। कंप्यूटर खुद से नहीं सोचता है। हालांकि अब क्या हो गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्लान जो चल रहा है उसमें खुद से मशीन जो है सीखती है, मशीन लर्निंग वाली चीज होती है। कंप्यूटर खुद से ही जो है निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, उनको बस एक बार बोल दिया जाए कि भैया ये चीज कर लो। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आती जा रही है, पर अभी भी क्या मानते हैं हम इनको? बुद्धिहीन मानते हैं और खर्चीला मानते हैं। खर्चीला क्यों भैया? महंगे महंगे कंप्यूटर आते हैं, 50,000 का अच्छा कंप्यूटर आता है आज अगर आप लो तो, 25-30 हजार का छोटा कंप्यूटर आता है जो हैंग भी हो सकता है, लेकिन आप
याद रखिए कि खर्चीला तो होता ही है, वायरस का खतरा रहता है, कोई भी कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होने से बच नहीं सकता, उसमें एंटीवायरस डलवाना ही पड़ता है, आपको अपडेट भी करवाना होता है प्रतिवर्ष, ठीक है। और विद्युत पर निर्भरता भी होती है भैया, जैसे कि ये बोर्ड है, जो बोर्ड है ये लाइट जाने पर बंद हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास इन्वर्टर हो तो ये थोड़े समय तक चल सकता है, फिर आपको बंद करना पड़ेगा। तो विद्युत के बिना तो ये चल ही नहीं सकता, लेकिन मानव मस्तिष्क जो है वो विद्युत के बिना चलता है, खाने के आधार पर चलता है, ठीक है। इंग्लिश में यही लिमिटेशंस मिक्की माउस आपको बता रहे हैं कि डिपेंड ऑन यूजर्स इनपुट, आपको इनपुट देना पड़ेगा तभी ये कार्य करेगा, बिना इनपुट के ये कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर हैव नो इमेजिनेशन, इसकी खुद की कोई इमेजिनेशन नहीं होती है। डिटेक्ट और कैन नॉट डिटेक्ट एरर इन लॉजिक, यानी कि मान लो आपने कोई गणना की, उसमें कहां पे एरर है, कहां पे त्रुटि हुई है, उसका अंदाजा ये जो है नहीं लगा सकता, इस बात को याद रखिएगा। ओनली एक्सपर्ट यूजर्स कैन वर्क ऑन इट, कैनॉट टेक इट ऑन डिसीजंस, तो ये सारी चीजें जो है वो कर सकता है। फिर इसके अलावा आप देखोगे कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग हैं, कंप्यूटर के उपयोग हैं डाटा प्रोसेसिंग के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, शिक्षा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, बैंक चिकित्सा के लिए, रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मनोरंजन उद्योग व्यापार प्रशासन प्रकाशन, इन सब में किया जाता है। एक एक करके आपको बता देता हूं। पहले आपके पास जो डाटा है उसको क्या करना है, सूचना में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए जो चीज यूज होगी वो है आपका कंप्यूटर। तो ये पहला कार्य हो गया इसका, या फिर इसका पहला उपयोग है। दूसरा क्या हो जाएगा, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आप देखोगे कि वर्तमान में इंटरनेट का यूज हो रहा है, बहुत व्यापक तरीके से यूज हो रहा है, सूचना का राजपथ नाम से जाना जाता है इंटरनेट को। तो जो इंटरनेट है उसने संचार क्रांति ला दी है, और जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीजें हो रही हैं। और ये जो वर्तमान का युग है ये कंप्यूटर के हर क्षेत्र में प्रयोग के कारण क्या कहलाता है, कंप्यूटर का युग कहलाता है। तो इसी कारण जो है सूचनाओं का आदान प्रदान भी कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। कबूतर का अब कोई उपयोग नहीं बचा है, तो कबूतर जा 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 अब नहीं जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज है शिक्षा में और वैज्ञानिक अनुसंधान में। शिक्षा में आप देख ही रहे हो, आपके हाथ में कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर मोबाइल, और यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूं, तो कंप्यूटर का उपयोग तो होता ही है। वैज्ञानिक अनुसंधान में भैया सर्न ने खोज की थी भैया हिग्स बोसान की, तो जो कण हिग्स बोसान सर्च किया था उसके लिए भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कहीं ना कहीं कंप्यूटर की भी आवश्यकता पड़ी। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। उसके अलावा बैंक में और चिकित्सा में, बैंक में आप जाओगे तो आपको चेक जो है वो निकलवाना है, चेक से पैसे या बैंक से अकाउंट से पैसे निकालने हैं, कोई भी चीज करनी है तो आपको देखा होगा कि भैया कैशियर के पास, मैनेजर के पास, सबके पास एक कंप्यूटर रखा रहता है, उसके माध्यम से सारी चीजें होती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखोगे आईसीयू में जो है वो एक जो मशीन लगी होती है इंटेंस केयर यूनिट में, वो मशीन जो होती है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर होती है। तो इस प्रकार से जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें यूज करते हैं कंप्यूटर का। रक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे तो रक्षा के क्षेत्र में कैसे होती है भैया, तो आप देखोगे कि कोई भी मिसाइल हो उसको जो है जैसे क्रूज मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो, प्रत्येक मिसाइल को क्या होता है, निर्देश देने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो रक्षा क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। गोली बंदूक तो हर जगह चलाएंगे नहीं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखोगे तो उपयोग, अंतरिक्ष में जो उपग्रह होते हैं, उपग्रहों को से सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं, तो वो जो सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं वो किस रूप में करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा संचार, मतलब रेडियो वेव्स के रूप में करते हैं। प्रौद्योगिकी में प्रयोग करते हैं। मनोरंजन में भैया आप गेम खेल रहे हो, आखिरकार आजकल के बच्चे जो हैं पबजी और फ्री फायर में उलझे हुए हैं, तो यही जो चीज है वो मनोरंजन का साधन है और उनका मनोरंजन हो रहा है इसलिए, ठीक है। उद्योग में भी इनका उपयोग करते हैं, व्यापार में भी करते हैं। प्रशासन के लिए देखें तो प्रशासन में क्या होता है, ई गवर्नेंस की अवधारणा आई है, ई गवर्नेंस और सुशासन की अवधारणा आई है, जिसमें क्या हो रहा है भैया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी सुविधाएं जो हैं वो प्रत्येक नागरिक को पहुंच पाए। तो ऐसी चीज में ई गवर्नेंस के लिए, प्रशासन के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाशन में किसी भी क्षेत्र में आप देख लो कंप्यूटर की आवश्यकता पड़े। प्रकाशन में कैसे कि हमने जहाँ पे टाइप किया उसके बाद आपको देंगे पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको प्रिंट आउट निकालोगे तो यही प्रकाशन टाइप का हो जाता है।
तो ये है कंप्यूटर के यूजेस आपको देखने को मिल रहे हैं बैंकिंग में, एंटरटेनमेंट में, ट्रेनिंग में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, रोबोटिक्स में, सेफ्टी और सिक्योरिटी में, पब्लिशिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में, कम्युनिकेशन में, बिजनेस में, साइंस में, गवर्नमेंट में, हेल्थ एंड मेडिकल में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में। तो ये जो जितने भी क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। इसी के कारण वर्तमान का जो युग है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर का युग कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ जो है डेफिनेशंस हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, यहां से बेसिक है कंप्यूटर का, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डेफिनेशन रखी है। पहली डेफिनेशन है कंप्यूटर साक्षरता। तो भैया कंप्यूटर साक्षरता का मतलब है कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होना। क्या कहलाएगा? कंप्यूटर साक्षरता कहलाएगा। आइए हम देखते हैं परिभाषा में। तो कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना क्या कहलाता है? कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। और इसी को आप डिजिटल साक्षरता भी कहते हो। क्या कहते हो? इसे डिजिटल साक्षरता भी कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि कंप्यूटर साक्षरता क्या होती है। तो कंप्यूटर साक्षरता जो है, आपको दैनिक जीवन में कंप्यूटर का यूज करना है तो वो आना चाहिए, और यही चीज कहलाती है कंप्यूटर साक्षरता। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है एंड यूजर। एंड यूजर वो व्यक्ति होता है जो मान लीजिए कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता है, परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक तथा प्राप्त सूचना का उपयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गांव में रहता है, जिसको कंप्यूटर चलाना तो उतना नहीं आता, वो एक्सपर्ट नहीं है, बट जो कंप्यूटर से उपयोगी चीजें हैं, जैसे गाना चलाना, एंटरटेनमेंट करना, या फिर कोई भी इंटरनेट सर्फिंग करना, और भी कोई कार्य करना, वो कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है भैया? एंड यूजर कहलाता है। वो व्यक्ति कहलाता है एंड यूजर जो इस बेसिक चीजों को यूज करेगा। और प्रत्येक कंप्यूटर के हार्डवेयर को और उसके एप्लीकेशन को एंड यूजर के ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक्सपर्ट हो इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति सामान्य ज्ञान रखे इसकी गुंजाइश बहुत अधिक होती है। और प्रत्येक व्यक्ति सामान्य ज्ञान रखेगा तो इसी आधार पर जो है एंड यूजर बनते हैं। उसके बाद एक है डिजिटल डिवाइड। भैया डिजिटल डिवाइड क्या होता है? कंप्यूटर तथा उससे संबंधित तकनीक का उपयोग करने वाले और वंचित लोगों के बीच जो है क्या होना, अंतर होना क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड कहलाता है। देखो इस बात को समझो कि मान लीजिए भैया दो लोग हैं, एक शहर का व्यक्ति है, एक गांव का व्यक्ति है। जो शहर का व्यक्ति है उसको कंप्यूटर आता ही होगा, क्योंकि उसने कंप्यूटर सीखा है, ठीक है। वो शहर में रहता है और शहर में लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो वो सीख जाते हैं, ठीक है। तो शहर का व्यक्ति जो है उसको कंप्यूटर आता है और ये कंप्यूटर साक्षर है। जबकि गांव में देखें तो गांव में क्या है? गांव में क्या है भैया? वह व्यक्ति कैसा है? साक्षर नहीं है, यानी कि उसको क्या आती है? कंप्यूटर नहीं आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर नहीं आता है, तो इस प्रकार से जो शहर और गांव के बीच जो अंतर हो गया कंप्यूटर साक्षरता के मामले में, वो क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड कहलाता है। अब डिजिटल डिवाइड कहलाता है, इस बात को तो मैंने बता दिया, लेकिन आप एकमात्र गांव और शहर को लेकर मत बैठ जाइएगा। अमीर और गरीब भी हो सकता है, और पुरुष और महिला भी ये हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो कंप्यूटर डिजिटल डिवाइड की समस्या है जो वो भारत में बहुत ज्यादा है, और इसी की वजह से कोई भी कंप्यूटर से संबंधित योजना जो है या फिर ई प्रशासन से संबंधित जो योजना है वो लागू नहीं की जा सकती है, और इसी चक्कर में जो है सरकार को काफी दिक्कत भी आती है। अगला है भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। अच्छा, पहली बार प्रयोग कहां किया गया था? ठीक है, तो पहली बार प्रयोग किया गया था 1986 में, 16 अगस्त 1986। लेकिन पहली बार कहां पे स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था 1956 में। ठीक है, तो ये जो चीज है ये है आपके कंप्यूटर की बेसिक। और इसके बाद कल होगा आपका कंप्यूटर का इतिहास स्टार्ट। आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताऊंगा कि भैया कंप्यूटर कैसे हुआ। उससे पहले क्या करेंगे हम, ये जो पूरा का पूरा पढ़ा है हमने कंप्यूटर का बेसिक,
इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद इसके क्या करेंगे, हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद इनको जो है आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से हमारा रहेगा। और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ये पूरा का पूरा कंप्यूटर इतिहास के बाद, उसके बाद आपका एक रहेगा टेस्ट। ठीक है, तो जुड़े रहिए सारांश आईसीएस के साथ पटवारी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। थैंक यू।